तो हमने कल ये स्लाइड देखी थी अकेली एक पुस्तक के साथ। इसके साथ मैंने आज इसी स्लाइड को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, जिसमें चैप्टर्स के नाम भी मैंने डाल दिए हैं और उसके साथ एक स्टोरी डाली है छोटी सी। द हार्ट्स कोड जो बुक है, इसमें देखो इन्होंने लिखा है इस पुस्तक के ऊपर की टैपिंग द विजडम एंड पावर ऑफ आवर हार्ट एनर्जी। और हम लगातार ये बात पढ़ ही रहे हैं कि हमारा जो हृदय है वो बिल्कुल ब्रेन से अलग होकर अपनी तरीके से लर्निंग करता है, अपने ही तरीके से चीज़ों को याद रखता है, अपनी ही उन अनुभवों के साथ, भावनाओं के साथ, और अपने ही तरीके से फिर वो एक्सप्रेस करता है। तो ये जो पॉल पर्सल है, इनकी ये जो डॉक्टर हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कुछ पेशेंट्स की स्टडी को इसमें रिप्रेजेंट किया है। और देखो नीचे इन्होंने लिखा है कि द न्यू फाइंडिंग्स अबाउट सेलुलर मेमोरीज एंड देयर रोल इन द माइंड बॉडी स्पिरिट कनेक्शन। तो ये देखा गया कि जो भी हमारी हार्ट के माध्यम से हम जो लर्निंग्स हैं, ये लर्निंग्स हमारी कोशिकाएं भी उन चीज़ों को याद करते हैं। मतलब सेलुलर मेमोरीज की बात इन्होंने कही है। कैसे कि आप देखेंगे कि जो चैप्टर्स हैं, इनको आप देखो कि जैसे मान लो चैप्टर नंबर 5 है ना, सेलुलर मेमोरीज आर मेड ऑफ दिस टेम्परामेंटल हार्ट ना। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा चैप्टर 7 मेकिंग कांटेक्ट विद योर हार्ट, मेकिंग कांटेक्ट विद अदर हार्ट्स, द लस्टफुल ब्रेन एंड द लविंग हार्ट, और एंड ए हैसल ब्रेन एंड ए हैप्पी हार्ट। इन्होंने मतलब ब्रेन के लिखा है कि एक लस्टफुल ब्रेन, मतलब वो ड्युअलिटी की ही बात इन्होंने कही है। तो पुस्तक तो सारी साइंटिफिक वे में है, सारा मतलब डीएनए, सेल्स, ऑर्गन्स, और हार्ट जब ट्रांसप्लांट होता है तो क्या होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिक वे में समझाया है। और लास्ट में उन्होंने लिखा कि हीलिंग फ्रॉम द हार्ट, हीलिंग कैसे होती है जब हम अपने हृदय से बोलते हैं तो दूसरे को हीलिंग मिलती है ना। जैसे आज सुबह जब राजेश जी बोल रहे थे वसुंधरा माँ के बारे में, हमारी धरती माँ के बारे में, तो कितना प्रेम उमड़ता है जब हम मतलब हम उनसे ये बात कहते हैं कि हम धरती पे अपना पैर रख रहे हैं ना। तो मतलब हम उनसे एक परमिशन ले रहे हैं। मतलब कितना प्यार उमड़ता होगा जब हम इस तरह का एक श्लोक बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं, तो कितना प्रेम उत्पन्न होता है। तो हीलिंग फ्रॉम द हार्ट। अब उसके बाद उन्होंने ये एक चैप्टर का नाम है और उस चैप्टर के बाद उसका छोटा एक पार्ट है, द हार्ट दैट फाउंड इट्स बॉडीज किलर। तो नीचे मैंने लिखा है कि ये जब वो स्टोरी लिख रहे थे तो इन्होंने लिखा कि आई हैव ए पेशेंट, एन 8 ईयर ओल्ड लिटिल गर्ल को उन्होंने दिया, हु रिसीव्ड द हार्ट। मतलब एक 8 साल की लड़की को एक हृदय ट्रांसप्लांट हुआ। किसका? द हार्ट ऑफ ए मर्डर्ड 10 ईयर ओल्ड गर्ल। 10 साल की एक लड़की जिसका मर्डर हुआ, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ 8 साल की लड़की को। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो 8 साल की लड़की है, उस लड़की की वजह से अ, जो मर्डर हुई थी लड़की, उसकी सारी कहानी उस 8 साल की लड़की को पता लगी। यानी कि जो 8 साल की लड़की जिसको हृदय मिला, वो 10 साल की लड़की का हृदय अ, उसको रिसीव हुआ। और जब हार्ट
ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके बाद उसको कुछ 8 साल की लड़की को ड्रीम्स आने लगे। अब जब ड्रीम्स आने लगे कि उसको क्या ड्रीम आते थे कि किसी लड़की का मर्डर हुआ है और कोई व्यक्ति उसका उसकी हत्या कर रहा है। अब वो जब देखा, अपनी माँ को जब बताती कि भाई मेरे को इस तरह का ड्रीम आ रहा है, तो फिर उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया। तो जिसने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, जिस डॉक्टर ने, उसने कहा कि मैं इस बात का उत्तर नहीं दे सकता, आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। तो जब वो साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, तब वो पूछती है कि ये हार्ट आया कहाँ से था जो आपने आपकी बेटी को ट्रांसप्लांट हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो दूसरे देश में ऐसे ऐसे एक 10 साल की लड़की थी और उसका ये हृदय मेरी बेटी को लगा है। तो उन्होंने वहां पे अ, पता करना शुरू किया कि क्या ऐसी सिचुएशन हुई थी कि वो लड़की 10 साल की जब एक्सपायर हुई, तो किस सिचुएशन में वो एक्सपायर हुई थी। तो फिर साइकेट्रिस्ट सारी कहानी पता करती है और उस बच्चे से, जो उसको ड्रीम आते थे 8 साल की लड़की को, उस ड्रीम के माध्यम से उस जो जिसका मर्डर हुआ था इस लड़की का, जो 10 साल की लड़की है, उसके मर्डरर का, मतलब उस बॉडी किलर का पता लगता है। तो इसीलिए इन्होंने ऊपर लिखा कि द हार्ट दैट फाउंड इट्स बॉडीज किलर, मतलब जिसने उस लड़की की हत्या की थी, वो सारी कहानी उस 8 साल की लड़की अपने ड्रीम के माध्यम से पता करती है। तो डॉक्टर पॉल पर्सन ने ये बताया कि जो हम कुछ देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं, ये सारी अ, हमारी बाहर की जो एक्टिविटीज हैं, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, वो हमारे हृदय उसको रजिस्टर करता है ना, और उसको रजिस्टर करने के बाद उसको मेमोराइज करता है। जो इन्होंने सेलुलर मेमोरी की बात की है, जो हम हृदय में 40,000 सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करते हैं, मतलब वो सेंस करता है हृदय, और उस सेंस के माध्यम से वो हमारी पूरी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग वो मेमोराइज करती है, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। तो ट्रांसप्लांट होने के बाद भी, मतलब उसका हृदय, 10 साल की लड़की का जो हृदय है, उस 8 साल की लड़की को जब ट्रांसप्लांट हुआ, तो 8 साल की लड़की ने वो सारी बातें बताई जो वो 10 साल की लड़की महसूस करती थी। तो आप देखो कि हमारा जो हृदय है वो किस तरीके से आ, चीजों को सीखता है और फिर उसको मेमोराइज करता है। हमारी जो प्रवृत्तियां बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। तो इसमें जो पर्सन्स हैं, उनकी इस तरीके से स्टोरी बताई गई है ना। तो अब वो क्या कह रहा है कि ये जो साइकेट्रिस्ट है, ये किसी उसमें जाती है, एक वर्कशॉप में जाती है जहाँ पर ये मीटिंग हो रही है इंटरनेशनल ग्रुप में। और वो जब अपनी अ, उस स्टोरी को बताती है कि ऐसे ऐसे ये 8 साल की लड़की जब मेरे पास आई, तो वो बता रही है और रोते हुए बताती है कि इस तरह की जो रिसर्चेस हैं, कितना मतलब गहरा इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारी उस बॉडी के ऊपर कितना गहरा इम्पैक्ट डालती हैं। तो हमारे पास हृदय के पास क्या होना चाहिए? वही हृदय के पास कि विशुद्ध प्रेम, जब जो भी हम अपने अंदर से सोचें, जो भी हम काम करें, उसमें हमारे भीतर से प्यार भरा हुआ होना चाहिए। मतलब ओवरऑल क्रक्स ये है। तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और जो हम वेव्स की बात की थी, और हमारा जो हार्ट है वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में भेजता है। तो ब्रेन में आप देख रहे हैं कि नीचे से सारी इंफॉर्मेशन जो ऊपर ब्रेन में जाती है, तो हमारा जो थैलेमस का एरिया है, जो ये रेड कलर का जो डॉट है मोटा,
ये क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है कॉर्टिकल एक्टिविटी, यानी कि ऊपर हमारा ग्रे मैटर होता है और बीच वाले हिस्से में वाइट मैटर होता है, यानी कि ऊपर से सब न्यूरॉन्स जो हैं वो सब इकट्ठे गुच्छे के रूप में फिर धीरे धीरे वो हमारे बीच वाले दिमाग के हिस्से में आ गए और फिर नीचे पूरा स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो जो भी हमारा एक हृदय सोचता है उसका जो मैसेज है वो ऊपर जाता है, विद इन सेकेंड, कुछ सेकेंड में वहां पे पहुंचता है, वो इंटरप्रेट होता है। और उसकी भी देखो पूरी जर्नी है कि वो मेडुला से होते हुए, एमिगडाला से होते हुए, थैलेमस से होते हुए और ऊपर कॉर्टिकल हमारी क्रिएटिविटी तक, हमारे थिंकिंग ब्रेन तक जाता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि जो हमारा एमिगडाला है, जहाँ पे लिखा है इमोशनल मेमोरी, हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप स्थापित करते हैं तो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस, ये दोनों का संबंध जुड़ा हुआ होता है। जैसे जो फीलिंग है वो हम क्वांटम लैंग्वेज में कहते हैं कि आपके प्राण में कोश में फीलिंग्स रहती है, मतलब फीलिंग्स और हमारा मनस, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। मतलब प्राण शरीर और मन शरीर, प्राण शरीर का कार्य बिल्कुल अलग है और मन शरीर का कार्य बिल्कुल अलग है। तो मन शरीर जो है वो हमारे इमोशंस, हमारी जो विचारधारा है और हमारा जो द्वंद्व है उसमें हमारा मेंटल मनस जो है काम करता है। और जो हमारी फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल अलग, हमारे प्राण शरीर हमारे श्वासों के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे अच्छा फील नहीं होता, गुस्सा आता है तो हमारा सांस तेज चलने लगता है। हमारे चक्रास के साथ हमारी फीलिंग्स का संबंध है, हमारे ब्लूप्रिंट का संबंध है। और जो हमारी प्रवृत्तियां बनती हैं, हृदय से जब कोई मैसेज जाता है तो वो सबसे पहले हमारे एमिगडाला और ऊपर थैलेमस यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे वो एक तरीके से मैसेज पहुंचाता है कि देखो ऐसी ऐसी घटना या ऐसी ऐसी हमारी भावना आप पहुंची है। अब अगर हम सफल हो गए, ऊपर जो हमारा कॉर्टेक्स वाला एरिया है, हमारा क्रिएटिव जो ब्रेन है, अगर हम सफल हो गए कि हमारा हृदय और हमारा ब्रेन का, हमारा अल्फा वेव्स, अगर हमने बहुत ही शांत तरीके से उन उन क्षणों में हमने अपने आप को संभाल लिया, तो हमारा पूरा ब्रेन जो है सिंक्रोनाइज, यानी कि ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में मिल के काम करेंगे अगर हम कोहेरेंस वे में काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि कोहेरेंस फैसिलिटेट्स ब्रेन फंक्शन, यानी कि हृदय ने जो मैसेज पहुंचाया है वही मस्तिष्क भी उस बात को एग्री करे, यस करे, सिग्नेचर करे, ना कि हाँ जो तुम कह रहे हो मैं उस बात में तुम्हारे साथ हूँ। अब ब्रेन और अगर माइंड दोनों मिलके कहें कि नहीं, तेरी बात मुझे नहीं सुननी है, मैं तो अपनी ही चलाऊंगा, तो फिर हार्ट अलग हो गया और ब्रेन का फंक्शन बिल्कुल अलग होता है। और ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में घटता है हर कॉन्टेक्स्ट में। जो हमारे दिन भर के कार्य होते हैं उसमें कभी कभी ब्रेन हावी हो जाता है, मतलब ब्रेन एंड माइंड ये हावी हो जाता है, और कभी कभी हृदय और हमारा मस्तिष्क और मन ये मिल के काम करते हैं ना। और जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो हमारा जो कोहेरेंस है ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। यानी कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से आज की डेट में हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, ज्योग्राफी की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल पे जो काम करी है उन्होंने मेडिटेशन को मैंडेटरी कर दिया है। मतलब कि जो 21 दिसंबर का दिन है, यूनाइटेड नेशंस ने उसको एग्रीमेंट दे दिया है, सिग्नेचर कर दिया है कि इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन की टू मेडिटेशन सीखना ही सीखना है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन का फंक्शन है उसकी सिंक्रोनिसिटी के लिए, कि जितने भी हमारे ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, एमिगडाला, कॉर्पस कैलोजम,
मेडुला, ये सारे जो अंदर के पार्ट्स हैं बॉडी ब्रेन के, ये सब आपस में सिंक्रोनाइज होकर जब काम करते हैं, उसका एक ही तरीका है कि हम दूसरों से प्यार करें और हम मेडिटेट करके अपनी ही बॉडी को बैलेंस करना, कोहेरेंस करना कैसे सीखें। तो अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर काम कर रही हैं, साइंटिफिक पेपर प्रेजेंट करती हैं। निमहंस एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, अलग अलग, जैसे दिल्ली में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में, साउथ इंडिया में भी हैं। तो इस तरीके से वो उसके ऊपर बहुत सारा भी काम हो रहा है, और ये समझ आने लगे है लोगों को कि हम किस प्रकार से अ, हृदय और हमारा मस्तिष्क है, दोनों का कोहेरेंस हम किस प्रकार से सेटअप करें। तो ये हमने देख लिया था। अब हम एक बार बस इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम इसको खत्म करेंगे। तो हमने ये देखा कि जो नॉर्मल रूटीन में हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं, हम उसको बीटा वेव्स के माध्यम से करते हैं। तो बीटा वेव क्या होता है कि मेंटली एक्टिव, प्लानिंग, अलर्ट एंड फोकस टू एजिटेटेड, मतलब हम बस, हमें एक फोकस होता है, उसमें हमारे ब्रेन की वर्किंग की बात हो रही है यहाँ पर। हृदय तो कह ही रहा है, लेकिन बीटा जो वेव्स होती हैं वो हमारी एक्टिविटी को, सिंपैथेटिक सिस्टम को, एक्टिवनेस को दिखाती है। लेकिन उससे नीचे अगर हम अल्फा वेव की बात करते हैं, तो आप वेव का भी पैटर्न देखिए कि बीटा वेव में हम रेंडमली काम करते हैं ना, लेकिन जैसे ही अल्फा वेव में हम आते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स करने लगती है। जैसे जब हम शांत होकर बैठते हैं, आराम से काम करते हैं, तो हमारे वेव का पैटर्न जो है वो एक सिमेट्रिकल, रिदमिकल वो आने लगता है रिदम में। तो प्रेजेंट मोमेंट में हम आने लगते हैं। जैसे ये एक हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम आंख बंद करके अ, आराम से बैठें, अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने आप को हम कमांड दें, पूछें अपने आप को। जैसे सेल्फ हीलिंग होती है, सेल्फ लव होता है, तो हम पूछें कि क्या तुम ठीक हो, मतलब अपने आप से बात करना प्रेजेंट मोमेंट में। तो ये अल्फा वेव्स जो होती हैं, ये सबसे ज्यादा हमारे हृदय के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मैच खाती हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारी वेव्स का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे पर सेकंड कम होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी हार्ट कोहेरेंस का मैच मिलता जाएगा। तो अल्फा वेव्स हमारी प्रेजेंट, रिलैक्स्ड, फ्लो स्टेट एंड इन द मोमेंट जोन एंड कामनेस दिखाती है। मतलब हम शांत होने लगते हैं, थोड़ी सी अंगड़ाई आती है, हमारी बॉडी रेस्ट मोड में चली जाती है। फिर बीटा, अल्फा और थीटा। फिर थीटा में क्या होता है कि हमारी क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, गट फीलिंग, इस तरीके से हम इंट्यूटिव होते चले जाते हैं। जितना और शांत होंगे उतनी हमारी इंट्यूशंस बढ़ जाती हैं। इंट्यूशंस कहाँ आती हैं? जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो तो हाथ पैर हिलाते हैं, तो हमारी कर्म इंद्रियों के साथ वर्किंग होती है और मन के साथ होती है। फिर हमारा जो प्राण शरीर है उसमें हमारी फीलिंग्स होती हैं। मतलब फीलिंग वाला वो कंपार्टमेंट है जो हमारा प्राणमय कोश है, जिसमें हमारे अम, सारे चक्रास अपने अपनी वर्किंग करते हैं। जैसे एक चक्की चलती रहती है ना, ऐसे हमारे चक्रास काम करते रहते हैं। फिजिकल बॉडी का नर्वस सिस्टम, फिजिकल बॉडी का इम्यून सिस्टम, और पीछे प्राण शरीर का चक्रास आपस में एक दूसरे के साथ तारतम्य स्थापित करते हैं हमारी सांसों के साथ। तो जो फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स के हिसाब से हमारे उन प्राण शरीर के अंदर पैटर्न्स बनते हैं अलग है। जैसे फीलिंग है, हम रोज ही अगर सड़े रहें, उदास रहें, है ना, मतलब रोज ही हम चिढ़ते रहें किसी किसी से, हमें अच्छा ही ना लगे, कोई किसी को देखना ही पसंद हो, तो उस तरह के चक्रास के अंदर वो पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं। किसी से हम नफरत करने लगे, है ना, हमने अपनी बात अपने अंदर ही एक तरह से हमने अपने आप को सेट कर लिया हो कि नहीं नहीं वो तो व्यक्ति खराब ही है,
और हम उसको बदलना ही ना चाहे, चाहे 20 साल निकल जाए, चाहे 30 साल निकल जाए। तो जब हम एक किसी तरह का एक पर्टिकुलर पैटर्न सेट करते हैं, तो हमारे उन पर्टिकुलर चक्रास के ऊपर इफेक्ट डलता है। और फिर उसी की डिफॉर्मिटी से, उसी के पैटर्न से हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर बीमारियां आती हैं ना। जैसे कड़वाहट होना, मतलब लुई सेले की स्टडीज ये बताती हैं कि अगर आप बहुत ही किसी के प्रति कड़वाहट रखते हो, गिल्ट रखते हो, नफरत रखते हो, तो आपके नाभि के चारों तरफ जो ऑर्गेन्स हैं, जैसे लिवर है, पेनक्रियाज है, उसके ऊपर आपकी उस एनर्जीज का फर्क पड़ता है, उस पैटर्न्स का फर्क आपके ऑर्गन्स के ऊपर आने लगता है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो लिवर डिसऑर्डर होगा या पेनक्रियाटिक कोई प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रकार से, और जो फिर हमारा फिजिकल, फिर हमारा वाइटल बॉडी, फिर हमारा मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी में हमारी प्रवृत्तियां रहती हैं, थिंकिंग प्रोसेस है, इमोशंस हैं ना। इमोशंस में दोनों शरीर आपस में मिलके काम करते हैं। तो जो हमारी बिहेवियर है हमारा, वो सारा हमारा मेंटल बॉडी से होता है। उसके बाद आती है चौथी बॉडी, जो हमारा कॉजल बॉडी है, जो कारण शरीर है, जो विज्ञान में कोश है। उसमें हमारी इंट्यूशंस रहती है, यानी कि इंट्यूशंस होती है कि मतलब दैट इज योर इनर साउंड, या आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है। इंट्यूशन तो हमेशा यूनिवर्स के हित में होती है। मतलब जो हमारा कॉजल बॉडी है, उसके अंदर हमारे राजाओं वाले गुण छुपे हुए होते हैं, और वो गुण हम निकाल नहीं पाते, क्योंकि मन हमारा बहुत हावी होता है। तो हमारे जो इंट्यूटिव, जो हमारी अंदर से वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमारे चौथे शरीर में छुपी हुई होती है ना। उनको, जिनको हम आर्किटाइपल क्वालिटी, जैसे हम प्यार की बात करते हैं ना, विशुद्ध प्रेम की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं ना। और एक अ, मतलब एक दूसरे के करीब जाने का तरीका क्या है कि दूसरे की सेवा करना, दूसरे से प्यार करना ना। हमारे अंदर से वो इंट्यूशंस आती हैं, लेकिन हम उन इंट्यूशंस को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी या मेंटल बॉडी हावी होती है हमारे ऊपर। कई एग्जाम्पल्स दिए, जैसे आइंस्टाइन, और एक और मैथमेटिशियन हुए, नाम याद नहीं है मुझे। मतलब उनकी बायोग्राफी जब मैंने पढ़ी, तो अ, मतलब आइंस्टाइन कई कई दिन तक कमरा ऐसे ही अपसेट रहता था, मतलब नहाते भी नहीं थे। मतलब इस तरह का, मतलब आइंस्टाइन अपने ही काम में बिजी थे। मतलब उनकी एक जो हम कहेंगे कि हैबिट या कंडीशनिंग इस टाइप से थी। इतने बड़े साइंटिस्ट होते हुए वो अपने, मतलब अपनी बॉडी का केयर नहीं करते थे वो, मतलब इतने वो मग्न रहते थे। तो जब मैंने ये एक पर्सनैलिटीज को पढ़ाया था, तो पर्सनैलिटीज का आज मैं डालूंगी एक एक या दो एपिसोड, आप सुनना उसको। कि मतलब बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वो भी अपने आप को एक बैलेंस तरीके से लाइफ को नहीं जीते, अपनी इंट्यूशंस को कभी सुन लेते, कभी नहीं सुनते, अपनी बॉडी का जो उनका डेली का टाइम मैनेजमेंट है उसको मैनेज नहीं कर पाते, मतलब अपने ही उस एक्सपेरिमेंट में चले जाते थे। और जो एक मैथमेटिशियन की बात मैं बता रही हूँ, तो मतलब उनकी वाइफ के साथ उनका झगड़ा होता था। तो उनकी वाइफ लिखती हैं कि मतलब ये व्यक्ति ऐसा था कि इसको नोबेल प्राइज तो मिला, लेकिन ये अपनी सारी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स थी उनको बेड के ऊपर भी ले आता था। मतलब वो, जब मैं बात करती तो मेरी बात भी नहीं सुनता था, मतलब वो एक शिकायत के रूप में लिख रही है। तो जो हमारी बॉडी है, हम उसको पढ़ नहीं पाते। मतलब हम अपने मन में, अपने उस एक्सपेरिमेंट में, या हम इतने कंडीशनड हो जाते हैं जीवन भर में आगे बढ़ते बढ़ते, कि हमारे जो सराउंडिंग के जो लोग हैं वो भी पीछे छूट जाते हैं। तो जो थीटा वेव्स होती हैं, वो हमारी क्रिएटिव, इंट्यूटिव, गट फीलिंग, जब हम और ज्यादा शांत होते हैं, तब हमारी वो इंट्यूशंस ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। फिर आती है डेल्टा वेव्स।
डेल्टा वेव्स होती हैं, हम बहुत डीप स्लीप में या डीप लेवल पे जब चले जाएं, तब वो हीलिंग प्रोसेस हमारा होता है। हमारी जो सेल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, है ना। तो सेल्फ लव जब हम उन एपिसोड्स को करेंगे, तो हम जरूर से जरूर ये डेल्टा वेव्स और इनको बहुत अच्छे तरीके से डीपर लेवल पे इसको समझेंगे, क्योंकि हमारी हर कोशिका को आज की डेट में अगर कहें तो रेस्ट की जरूरत है और हीलिंग की जरूरत है। तो वो डेल्टा वेव्स हैं। और अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अगर आपको समय से परे जाना है, जो मेडिटेशन है वो हमें डेल्टा वेव्स में ले जाता है और समय से परे की जर्नी कराता है, जैसे एस्ट्रल ट्रेवल है। ये सब चीजें डेल्टा में होती हैं। उसके बाद फिर एप्सिलोन, और बिल्कुल शून्य की स्थिति, और फिर हम ऊपर अगर गामा चलें तो गामा वेव्स जो हैं वो हमें अवेयरनेस सिखाती हैं, जो हम बोलते हैं कि अवेकनिंग, है ना। अवेकनिंग होना, अवेकन होना, कि हम हर चीज को बहुत अवेयरनेस के साथ करें, वो गामा वेव्स होती हैं। ये हाइपर गामा वेव्स और लाम्डा वेव्स। तो जो लाम्डा है वो एक्सट्रीम मेडिटेटिव स्टेट, मतलब बिल्कुल शांत तरीके से अवेयरनेस होते हुए हम चारों तरफ की जो शब्द सुनते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, उनके सिर के ऊपर आपने छोटे छोटे वो देखे होंगे, मतलब पूरे ब्रह्मांड को सुनना। मतलब इतने अच्छे लिसनर थे वो, कि उनके कान इतने बड़े बड़े थे नहीं, उनके डिपिक्ट किया गया कि यू लिसन एवरीथिंग। आप यूनिवर्स की हर उस सूक्ष्म से सूक्ष्म उस वॉइस को सुनो और उसको पहचानो, उसके साथ मर्ज हो। वो लाम्डा वेव्स होती हैं, जहाँ पे हम ट्रू वननेस, वहाँ पे लिखा है कि हम वननेस की जो एबिलिटी सीखते हैं, अखंडता की, है ना। हम बोलते हैं ना कि अखंड है, तो वो अखंडता अगर हमें सीखनी है तो इतना हमें अवेयरनेस के साथ जीना है कि जहाँ पर हम शांत भी हों और हम चारों तरफ की वाइब्रेशंस को पहचान सकें। मुझे एक वो वाक्य, मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। तो सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स में एक मुलेठी के पौधे की बात बताई गई है। तो जो मुलेठी का पौधा होता है, पौधा कोई भी हो, उसकी दो शरीर होते हैं उसके, एक भौतिक और एक उसका प्राण शरीर। दो शरीरों के आधार पे प्लांट बॉडी वर्क करती है। तो जो मुलेठी का पौधा है, अ, उसके बारे में रिसर्चेस हुई कि वो, उसके साथ ग्राफ लगाया गया, कंप्यूटर कंप्यूटराइज्ड ग्राफ, कुछ कनेक्शन इलेक्ट्रोड्स उसके साथ कनेक्ट किए गए। तो महीने भर पहले जो इस धरती की वाइब्रेशन है उसको रिकॉर्ड करता है। महीना मतलब फ्यूचर को दिखाता है मुलेठी का पौधा। और उसमें ये बता देता है कि अगर आने वाले इस एक महीने में कहीं तूफान आना है, कहीं पर अर्थक्वेक आना है ना। और जो हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से, ईएसपी के नाम से उन्होंने बताया है कि इतनी फ्यूचरिस्टिक वे से प्लांट्स जो हैं वो हमारे चारों तरफ की वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड कर देते हैं, कि महीना भर पहले की खबर दे देते हैं। तो सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स में मैंने पढ़ा कि प्लांट्स के पास ये शक्तियां होती हैं